हेलो बच्चों, मैं अभिषेक दुबे स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 8 साइंस के सबसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल चैप्टर प्रकाश को समझने जा रहे हैं। ठीक है, और यह जो चैप्टर है मैंने इस तरीके से तैयार किया है, आपको एक झलक दिखा देता हूँ नोट्स का। इसको मैंने इस तरीके से तैयार किया है कि ये आपको मज़ेदार और आसान लगे। इसमें मैंने वो सारी ज़रूरी बातें कवर की है जो आपको न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएगी बल्कि विज्ञान की समझ को भी मजबूत करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इस विषय को आपकी पढ़ाई को और सरल बनाने के लिए पीडीएफ नोट्स के रूप में तैयार किया है। और ये नोट्स आपको बिल्कुल मुफ्त मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करें, पढ़ाई को आसान बनाएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के प्रकाश के इस रोचक सफ़र को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो बच्चों, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं और ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि, जिसे हम लोग नेत्र कहते हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है और इसकी सहायता से ही हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष, उड़ते पक्षियों को देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा और तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हो, है ना। तो अब बात आती है कि क्या केवल नेत्र से हम वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं, नेत्र के अलावे प्रकाश जो होती है ना, जो जिसे ऊर्जा का एक रूप कहा गया है, वो हमें किसी वस्तु को देखने योग्य बनाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होती है या किसी वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बताया गया है कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका एक भाग परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है। ठीक है, और परावर्तित प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग तो वो वस्तु अवशोषित कर लेता है, लेकिन कुछ भाग हमारी आँखों के ऊपर परावर्तित कर देता है और इन परावर्तित प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी चमकीली सतह पर प्रकाश गिरता है तो उसमें से अधिकांश प्रकाश सतह से टकराकर वापस लौट जाता है और इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के केस में ज़्यादातर क्या होता है कि जब किसी सोर्स से प्रकाश निकलती है, ठीक है, तो वो किसी सतह पर टकराती है और प्रकाश की इन किरणों को आपतित किरण कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो AO जो है एक आपतित किरण है जो इस मिरर M से टकरा रही है। ठीक है, और टकराते समय ये जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इस आपतन बिंदु पर गिरने के बाद प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती है। यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है कि OB जो है एक परावर्तित किरण है, यानी कि आपतित किरण AO बिंदु O पर आपतित होने के बाद OB के रास्ते परावर्तित हो जाती है और इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश गिरती है अगर उस पर एक अभिलंब खींच दिया जाए तो इसे आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर गिरती है तो वो दूसरे डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है और इस बेस पर यहाँ पर हम अब पढ़ेंगे परावर्तन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल, एक ही प्लेन पर होती है। तो परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब ON तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलता है परावर्तन का? तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपतन कोण क्या है? AON
और परावर्तन कोण क्या है BON। तो एंगल AON जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BON के। एंगल AON को हम एंगल I से डिनोट करते हैं, एंगल BON को हम एंगल R से डिनोट करते हैं। तो परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार एंगल I जो होता है वो हमेशा एंगल R के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने परावर्तन के पहले नियम और दूसरे नियम को समझ लिया है। अब आइए हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण जस्ट वो मिरर जो आप घर में यूज करते हो खुद को सजने संवरने के लिए, उसे ही हम समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि आपके घर में रखा जो आईना है उसमें प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है, इस चीज़ को आप समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इस O पोजीशन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब इस P पोजीशन पर बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, तो इस O ऑब्जेक्ट से दो आपतित किरण OA और OB जब मिरर पर गिरती हैं तो ये आपतित किरणें AC और BD के रास्ते परावर्तित हो जाती हैं। और जब हम इस AB और BD को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये दोनों लाइनें P बिंदु पर आकर मिलती है। और इस दौरान अगर कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन पर खड़ा होगा तो उसे वस्तु O का प्रतिबिंब इस दर्पण P पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से समतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना हम समझ सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ समझाया गया है बच्चों कि दिए गए चित्र में MN एक समतल दर्पण है और O एक बिंदु है। OA और OB आपतित किरणें हैं जो वस्तु O से निकलकर दर्पण की सतह से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें परावर्तित किरणें बन जाती हैं जो AC और BD के रास्ते परावर्तित किरणों के रूप में परावर्तित हो जाती है। और यदि इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे बढ़ाया जाए तो यह एक बिंदु P पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यही P बिंदु वह स्थान है जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पर दूरी के बारे में बताया गया है कि दूरी का क्या संबंध है। तो यदि दर्पण से वस्तु की दूरी OM है और प्रतिबिंब की दूरी MP है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, OM जो है ये वस्तु दूरी है और MP जो है वो प्रतिबिंब दूरी है। तो हमेशा OM जो होगा वो MP के इक्वल होगा, यानी कि वस्तु दूरी जो होगी वो प्रतिबिंब दूरी के हमेशा बराबर होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख कर बता दिया गया है कि प्रतिबिंब दर्पण में वस्तु के समान दूरी पर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण में ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रखा होता है। अब समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या हैं, तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक लेडीज़ जो है वो समतल दर्पण के सामने खड़ी है। उस लेडीज़ का इमेज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ इस इमेज के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये बताया गया है कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, न कि उसके आगे बनेगा। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब ऐसे प्रतिबिंब को कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण तब होता है जब दो परावर्तित किरणें अथवा दो अपवर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि परावर्तित किरणें और अपवर्तित किरणें एक्चुअली इस पॉइंट पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया है कि यह एक आभासी प्रतिबिंब होता है जिसे किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परिवर्तित होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस लड़के का जो प्रतिबिंब है वो सीधा है लेकिन पार्श्व परिवर्तित है। यहाँ पार्श्व परिवर्तित होने का मतलब ये हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो लड़का अपना हाथ उठा रहा है ये उसका लेफ्ट हैंड है, बट प्रतिबिंब के केस में ये राइट हैंड है। यानी कि जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा लेफ्ट पार्ट प्रतिबिंब के लिए राइट पार्ट बन जाता है और हमारा राइट पार्ट प्रतिबिंब के लिए लेफ्ट पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से वस्तु का लेफ्ट प्रतिबिंब के लिए राइट होना और वस्तु का राइट प्रतिबिंब के लिए लेफ्ट होना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इस चीज़ को यहाँ बताया गया है कि वस्तु का दायां हिस्सा प्रतिबिंब में बाएं हिस्से की तरफ दिखाई देगा, है ना। उदाहरण के लिए आपका दायां हाथ प्रतिबिंब में बाएं हाथ जैसा लगेगा, इसे ही हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। अब आ जाइए, परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं। तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन
विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन भी आप इसे कह सकते हो। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की आपतित किरणें समांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपतित किरणें जो हैं वो आपस में समांतर हैं और परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर है। तो जब ऐसा परावर्तन देखने को मिलता है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी और चमकीली सतहों जैसे दर्पण पर ही होता है ना। इस परावर्तन के कारण स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो उस समय आपका एक स्पष्ट प्रतिबिंब इसलिए बनता है क्योंकि वहाँ पर नियमित परावर्तन देखा जाता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल में भी बताया गया है कि दर्पण में आपका चेहरा साफ और स्पष्ट रूप दिखाई देता है क्योंकि वहाँ नियमित परावर्तन होता है। बात करते हैं विसरित परावर्तन क्या होता है। विसरित परावर्तन क्या होता है? तो जब परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती, यानी कि आपतित किरणें तो आपस में समांतर होती हैं परंतु जो परावर्तित किरणें होती हैं वो आपस में समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह हमेशा रफ सरफेस या खुरदरी सतहों पर होता है, जैसे कि दीवार पर, सड़क पर, कपड़ा पर, है ना। इस परावर्तन के कारण स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी कि इस केस में आपको स्पष्ट प्रतिबिंब, क्लियर इमेज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप दीवार के सामने खड़े होगे तो वहाँ पर आपको आपका इमेज नहीं दिखाई देता, आपकी प्रतिबिंब नहीं दिखती, क्योंकि वहाँ पर विसरित परावर्तन होता है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे किसी झील में पेड़ का प्रतिबिंब, ठीक है, यदि पानी शांत है तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पर कुछ हद तक नियमित परावर्तन देखने को मिलता है। लेकिन यदि पानी अशांत हो तो प्रतिबिंब अस्पष्ट बनता है क्योंकि वहाँ पर अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है। अब आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। तो नियमित परावर्तन में क्या होता है कि परावर्तित किरणें आपस में समांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में परावर्तित किरणें असमांतर होती हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन हमेशा चिकनी सतहों पर होता है जबकि विसरित परावर्तन खुरदरी सतहों पर होता है। नियमित परावर्तन के केस में आपको स्पष्ट प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा, जबकि विसरित परावर्तन के केस में आपको अस्पष्ट प्रतिबिंब बनता दिखाई देगा या प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? जी हाँ, आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जो चंद्रमा होता है वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है और इस प्रकार हम चंद्रमा को देखते हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश में चमकता है उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे पिंडों का नाम बता सकते हैं? हाँ, हमारे अगल बगल बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो परावर्तित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि कुर्सी हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमीरा हो गया, फ्रिज हो गया। ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि किसी दीप्त वस्तुओं से निकलने वाली प्रकाश को परावर्तित कर हमें वो दिखाई देती हैं। कुछ अन्य पिंड ऐसे भी हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हो गया, मोमबत्ती की ज्वाला हो गई, विद्युत लैंप हो गई। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है और इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। और जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे दीप्त पिंड कहलाते हैं। अब दीप्त पिंड का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं, उनको हम इसलिए देख पाते हैं चूँकि वो अपना प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करती हैं। ऐसी वस्तुओं को दीप्त पिंड कहा जाता है। अब अगला टॉपिक है कि परावर्तित प्रकाश को क्या पुनः परावर्तित किया जा सकता है? जी हाँ, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है यदि हम कुछ मिरर्स को आमने सामने रख ले या कुछ एंगल्स पे रख दे तो यहाँ परावर्तित प्रकाश पुनः परावर्तित हो सकती है, जिसके कारण हम यहाँ पर बहुप्रतिबिंब देख सकते हैं। बहुप्रतिबिंब कैसे बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो मिरर को कुछ एंगल्स पे रखा गया है, जिसके कारण ये जो कॉइन है ना, उस कॉइन का तीन इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यह क्यों हो रहा है? तो यह जो हो रहा है बहुप्रतिबिंब का निर्माण पुनः परावर्तन के कारण हो रहा है। बहुप्रतिबिंब कैसे बनते हैं? तो जब दो या दो से अधिक दर्पणों को एक दूसरे से किसी कोण पर रखा जाता है तो कई प्रतिबिंब बनते हैं। यह परिघटना प्रकाश के परावर्तन के कारण ही होता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल, नाई की दुकान में जब आप जाते हो तो आपके सामने भी एक आईना होता है और आपके पीछे भी एक आईना होता है, जिसके कारण आपको उस आईने में बहुत सारे प्रतिबिंब को देखने का मौका मिलेगा। इन दर्पणों के कारण व्यक्ति को अपनी कई प्रतिबिंब दिखाई देती है। अब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करता है
कि दर्पणों को किस एंगल में एक दूसरे के साथ रखा गया है। बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को निकालने के लिए एक सूत्र यहाँ पर बताया गया है, जो क्या होता है 360 बटा के थीटा यहाँ एंगल होगा -1। अब सपोज करिए कि दो मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, तो उस समय बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n जो होगी वो होगी 360 बटा के 60 - 1। 60 के टेबल में इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, और अगर 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5, यानी कि इस केस में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 5 होगी। सपोज करिए कि अगर जो आईने हैं उनको 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाएगा, तो उस समय 3 इमेज बनेगा। कैसे? तो इस केस में n जो होगा वो होगा 360 बटा के 90 - 1। 90 के टेबल में 4 बार में 360 आता है, तो 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या 3 देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर हम मिरर को रखते हैं तो उस समय बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 11 होती है, जिसको हम इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। ये होगा 360 बटा के 30 - 1, यानी कितना हो गया? 30 के टेबल में 12 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 - 1 = 11। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर दो दर्पणों को 30 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो उस समय बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 11 होगी। और अगर दर्पणों को आमने सामने रखा जाए, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर रख दिया जाए, ठीक है, तो उस समय अनंत प्रतिबिंब बनेंगी। इसको भी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होगा 360 n = 360 बटा के 0 - 1। अब हमें पता है किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है, और अनंत में से अगर आप एक माइनस भी कर दोगे तो वैल्यू अनंत आएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब दो दर्पणों को आमने सामने रखा जाता है तो उस समय बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनगिनत होती है। तो बच्चों, पुनः परावर्तन पर कार्य करने वाले कुछ उपकरणों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला उपकरण है पेरिस्कोप और दूसरा उपकरण है कलाइडोस्कोप। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं ये हैं क्या। तो सबसे पहले पेरिस्कोप के बारे में जानते हैं। तो पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जो हमें सीधी दृष्टि से परे की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी कि ऐसी वस्तुओं को देखने में मदद करता है जो हमारी दृष्टि के सीध में नहीं होती। कि जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो पेड़ है इस लड़के के दृष्टि के सीध में नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़का जो है इस पेरिस्कोप की मदद से इस पेड़ को देख सकता है। तो अब ये पेरिस्कोप क्या है आप देख सकते हो। इसकी बनावट क्या होती है? इसकी बनावट एक ट्यूब टी के अंदर, ठीक है, एक ट्यूब के अंदर दो मिरर को ट्यूब के कोने पे 45 डिग्री के एंगल पर रख दिया जाता है, इस तरीके से कि मिरर जो होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उनकी परावर्तक सतह एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पेड़ का प्रतिबिंब पहले इस दर्पण पर बनता है और फिर इस दर्पण का प्रतिबिंब इस दूसरे दर्पण पर बनता है, यानी कि ये लड़का इस पेड़ के प्रतिबिंब को इस दर्पण और इस दर्पण की सहायता से यहाँ पर देख पाता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि इस पेड़ से एक आपतित किरण इस रास्ते से आती है, इस मिरर से टकराने के बाद वो इस रास्ते से परिवर्तित हो जाती है और फिर यहाँ से परिवर्तित होने के बाद फिर ये जो लिखा है इस मिरर के लिए, M2 मिरर के लिए आपतित किरण का काम करते हुए और इस रास्ते से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है और यहाँ पर जो लड़का होगा इस पेड़ को ईजिली इस मिरर पर देख सकता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पेरिस्कोप काम कैसे करता है। तो आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने इसको अच्छे से नोट्स में कवर कर दिया है, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, ऊपरी सतह पर जहाज़ों को देखने के लिए, टैंकों और बख्तर बंदर वाहनों में, है ना, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, सेना नीचे बैठी होती है और बाहर दुश्मन को देखने के लिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है भीड़ या दीवार के पार देखने के लिए, है ना, यानी कि किसी सुरक्षित दूरी से देखकर सेना जो होती है इस समय रणनीति बनाती है ना, और इसमें भी वही किया जाता है, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं कलाइडोस्कोप क्या होता है। तो कलाइडोस्कोप एक यंत्र है या एक खिलौना है जिसमें झुके हुए समतल दर्पण लगे होते हैं। ये दर्पण रंगीन कांच के टुकड़ों में अनेक प्रतिबिंब बनाते हैं जो बेहद आकर्षक पैटर्न का निर्माण करता है। तो कलाइडोस्कोप एक खिलौना हो गया, एक टॉय हो गया जिसमें हम तरह तरह के पैटर्न्स को देख सकते हैं।
अब यदि इसके संरचना को समझोगे तो इसमें 3 समतल दर्पण होते हैं जो आपस में 60 डिग्री पर झुके होते हैं और एक खोखले प्रिज्म का निर्माण करते हैं। इसमें एक कार्डबोर्ड ट्यूब होता है जहां पर इन समतल दर्पणों को फिट कर दिया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब के एक सिरे पर अपारदर्शी डिस्क लगा होता है जो यहाँ पे आप देख सकते हो, और इस डिस्क में एक छोटा सा छेद रहता है, ठीक है। और इसके जो अगला हिस्सा होता है इसमें 2 डिस्क लगे होते हैं। आगे की तरफ जो होता है वो पारभासी होता है, ठीक है, पारभासी होता है ये वाला पार्ट, और जबकि इसके अंदर का जो होता है वो क्या होता है, पारदर्शी होता है। और इन दोनों कांच के बीच में जनरली क्या लगा रहता है, इन दोनों कांच के डिस्क के बीच में रंगीन टुकड़े होते हैं प्लास्टिक के, है ना। और ये जो रंगीन टुकड़े होते हैं जब इसको हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो ये तरह तरह का पैटर्न देने का काम करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं, है ना, प्रकाश के पुनः परावर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका उपयोग जनरली कहाँ किया जाता है, तो बच्चों इसका उपयोग आप समझ सकते हो, ये खिलौना है, बच्चों को तरह तरह के पैटर्न देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावे भी इसके उपयोग हैं, जैसे दीवारों पर वॉलपेपर्स और कपड़ों के डिज़ाइन को तैयार करने में, है ना, या फिर कोई कलाकार जो होता है इसके थ्रू नई प्रेरणा ले सकता है, एक नया डिज़ाइन तैयार कर सकता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। तो सूर्य की प्रकाश जो 7 रंगों से बनी होती है, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन जो होता है वो विबग्योर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि सूर्य का प्रकाश, जिसे हम सफ़ेद प्रकाश कहते हैं, असल में 7 रंगों का मिश्रण होता है। इन 7 रंगों को हम इंद्रधनुष में भी देख सकते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है या बारिश के बाद पानी की बूंदों से टूटता है तो यह 7 रंगों में बढ़ जाता है और इसे ही हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब ये जो शॉर्ट विब्रेशन विबग्योर है, इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर V जो होता है, V जो होता है वो वायलेट को इंडिकेट करता है, I जो होता है वो इंडिगो को इंडिकेट करता है, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। जैसा कि आप देख सकते हो, सफ़ेद प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजर रही है तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इनमें से कुछ रंगों का डेविएशन कम होता है, यानी कुछ रंग अपने पथ से कम विचलित होते हैं, जबकि कुछ रंगों का जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि वो अपने पथ से ज़्यादा डेविएट होते हैं। ऐसा आप यहाँ से समझ सकते हो कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है और जब यह प्रकाश किसी प्रिज्म या पानी की बूंदों से गुजरता है तो प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाती हैं। और इस 7 कलर ऑफ बैंड को हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल रंग की किरण सबसे कम मुड़ती है और इसलिए सबसे ऊपर दिखाई देती है। बैगनी रंग की किरण सबसे ज़्यादा मुड़ती है और इसलिए सबसे नीचे दिखाई देती है। अब विक्षेपण का कारण क्या है, तो विक्षेपण के कारण को समझने से पहले आप तरंगदैर्ध्य को समझ लीजिए। तरंगदैर्ध्य क्या होता है, यहाँ पर 2 तरंगें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। किसी भी तरंग की जो सबसे ऊंची हाइट होती है उसे शीर्ष कहा जाता है, जबकि उसकी जो सबसे ज़्यादा गहराई होती है उसे गर्त कहा जाता है। अब 2 क्रमागत शीर्षों या 2 क्रमागत गर्तों की बीच की दूरी को हम वेवलेंथ या तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अब तरंगदैर्ध्य का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तरंगदैर्ध्य का मतलब हुआ ये डिस्टेंस। अब जो रेड लाइट होती है उसकी तरंगदैर्ध्य जो होती है वो सबसे बड़ी होती है ना। 7 रंगों में सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है, रेड की होती है, जबकि 7 रंगों में वायलेट जो होता है, ठीक है, वायलेट का जो तरंगदैर्ध्य होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है। इसलिए रेड लाइट जो होती है, लाल रंग जो होती है, उसमें जो विक्षेपण या डेविएशन देखने को मिलता है वो कम मिलता है, जबकि वायलेट में जो डेविएशन होता है वो ज़्यादा दिखने को मिलता है। इसलिए स्पेक्ट्रम में नीचे के साइड पे हमेशा वायलेट कलर दिखती है और रेड हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब इसी बात को यहाँ पर बताया गया है कि सूर्य के प्रकाश में हर रंग की किरणों की वेवलेंथ जो होती है, तरंगदैर्ध्य जो होती है वो अलग अलग होती है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है और इसलिए यह सबसे कम मुड़ता है, और बैगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मुड़ता है। अब यहाँ पर इंद्रधनुष के बारे में क्या बताया गया है कि बारिश के समय जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से गुजरती है तो प्रकाश टूटकर 7 रंगों में बढ़ जाता है और यही 7 रंग इंद्रधनुष में हमें दिखाई देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ऊपर की तरफ क्या है, रेड लाइट होता है और नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ वायलेट लाइट होता है, जो किसको फॉलो करता है, विबग्योर को। किसको, विबग्योर को। यानी कि इस तरीके से होता है कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ये 7 रंगें हमें कहाँ दिखाई देती है, इंद्रधनुष में भी दिखाई देती है। तो बच्चों जो अगली टॉपिक है वो है मानव नेत्र, हमारी आँखें,
है ना। तो हमारी आंखें जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। ये हमें दुनिया को देखने, रंगों को पहचानने और आकारों को पहचानने में मदद करती है। ठीक है, तो आँख जो है प्रकृति द्वारा दिया गया एक बहुत ही अद्भुत और अनमोल तोहफा है ना। ये हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने का, समझने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, आँख केवल दृष्टि का माध्यम नहीं है, इसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते हैं, है ना। उनके दर्द को आप समझिए जिनके पास आंखें नहीं होती, जिनके पास ये अनमोल तोहफा नहीं होता। जो अंधे लोग होते हैं उनके जीवन में संघर्ष कितनी होती है बिना आँखों के, है ना। आप ये कभी सोचने समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आँख की संरचना और उसके कार्य क्या क्या हैं। आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, अब कॉर्निया के बाद आँख का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका आइरिस है, और आइरिस के ठीक पीछे ये जो ब्लैक पार्ट है उसे पुतली कहते हैं। ठीक है, और पुतली के ठीक पीछे यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक लेंस लगा रहता है। ठीक है, और इस लेंस को उसकी जगह पे रखने का काम होता है पक्षाप पेशी या सिलरी मसल्स भी कहा जाता है। इस मसल्स का काम होता है, यहाँ पर ऊपर और नीचे ये मसल्स होते हैं पक्षाप पेशी, जो उस लेंस को अपने पोजीशन पर रखने का काम करते हैं। अब ये जो लेंस होता है पुतली के रास्ते जो आँखों में लाइट इंटर करती है उसको आँखों के इस भाग पर गिराने का काम करता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, है ना। ये आँखों का वो पर्दा है जहाँ पर जो इमेज होता है उसका फॉर्मेशन होता है। इस रेटिना में क्या होते हैं, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो पढ़ने वाले प्रकाश को विद्युत आवेगों में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, विद्युत आवेगों में बदल देते हैं। और फिर ये विद्युत आवेग या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल लीजिए, है ना, प्रकाशीय तंत्रिका, यानी कि इस प्रकाशीय तंत्रिका से होते हुए कहाँ चला जाता है, हमारे ब्रेन में। और ये हमारा ब्रेन जो होता है इस चीज़ को फिर रीड करता है, उन विद्युत आवेगों को रीड करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो समझता है, और फिर हम इस तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं। तो आइए अब इन सारे भागों को हम डीपली डिस्कस करें। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्निया की। यह आँख का सबसे बाहरी और सख्त लेयर होता है। ठीक है, तो सख्त होने के कारण यह आँखों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके कार्य क्या है, ये पारदर्शी होता है और प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने देता है। प्रकाश को लेंस की ओर मोड़ने में भी ये कुछ हद तक मदद करता है। अब हम बात करते हैं आइरिस की। तो हमने पहले ही बात किया था कि आँखों का ये जो पार्ट होता है आइरिस कहते हैं। आँखों के रंगीन होने का कारण हमारा आइरिस होता है। किसी की आंखें ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, क्योंकि ये आइरिस के कारण होता है। तो यह एक गोल रंगीन हिस्सा होता है जो पुतली के चारों ओर होता है। ठीक है, हमने देखा था यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है इसे पुतली कहते हैं। तो आइरिस पुतली के चारों ओर होता है। अब इसके कार्य को समझ लेते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो आँख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारी पुतली जो होती है हमारे आँखों में, है ना, आने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस सिकुड़कर या फैलकर पुतली को छोटा या बड़ा करता है। जब बहुत तेज़ लाइट आंखों में इंटर करती है तो हमारी आइरिस जो होती है वो सिकुड़ जाती है, और इस केस में हमारी पुतली जो होती है वो छोटी हो जाती है। और जब अंधेरे में हमें लाइट कम मिलता है तो जो हमारी आइरिस है वो फैल जाती है, और फैलने से क्या होता है, हमारी पुतलियाँ बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आँखों में इंटर करता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि आइरिस जो होती है वो सिकड़कर या फैलकर पुतली को छोटा या बड़ा करता है। आँखों का रंग जो होता है वो आइरिस पे ही निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं पुतली की। तो यह आइरिस के बीच का एक काला छेद होता है। ठीक है, यह आँख के अंदर प्रकाश को आने देता है, यानी कि यही वो खिड़की है जहाँ से प्रकाश जो होती है हमारी आँखों में इंटर करती है। अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है और तेज़ रोशनी में पुतली छोटी हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो केस है ना, ये वाला जो केस है वो अंधेरे का केस है जहाँ हम पुतली को देख रहे हैं बड़ा हो गया है, और ये जो है क्या तेज प्रकाश का केस है जब पुतली क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो अब हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस क्या होता है, हमने देखा था यहाँ पे पिक्चर में, हम यहाँ पर ये लेंस था हमारे आँखों में, है ना। ये जनरली किसका बना होता है, जनरली प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो अब लेंस की बात करेंगे तो यह एक पारदर्शी और गोलाकार
पारदर्शी और गोलाकार होता है। कार्य की बात करेंगे, यह प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर केंद्रित करता है, यानी कि आँखों में पुतली के रास्ते जो प्रकाश लेंस पर गिरती है वो उसको मोड़कर बिल्कुल रेटिना पर ही गिराता है। पास या दूर की वस्तु को देखने के लिए लेंस अपनी मोटाई बदल सकता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर। तो बच्चों, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें अपने लेंस को पतला करना पड़ता है, जो हम अपनी पश्चमाभी पेशियों द्वारा स्वतः करते हैं, है ना। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हमारी लेंस जो होता है इस केस में थोड़ा पतला हो जाता है, और पतला लेंस का पावर जो होता है कम होता है, जिसके कारण जो ये लाइट है वो कम मुड़ती है और बिल्कुल रेटिना पर ही जाकर गिरती है। जबकि सामने की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी लेंस जो है अपनी पावर को बढ़ा लेता है, और इसमें भी हमारी पश्चमाभी पेशियाँ जो होती हैं वो कार्य करती हैं, जिनको हम सिलरी मसल्स कहते हैं। तो निकट की वस्तुओं को देखते समय जो लाइट को ज़्यादा बेंड किया जाता है हमारी लेंस के थ्रू, जहाँ लेंस अपनी मोटाई को बढ़ाकर, अपनी पावर को ज़्यादा बढ़ाकर ये कार्य करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करते हैं रेटिना के बारे में। देखिए, रेटिना क्या होता है। रेटिना हमारी आँखों का, है ना, सबसे पिछला भाग होता है, जिसे हम आँखों का स्क्रीन भी कह सकते हैं। ये हमारा रेटिना होता है, ठीक है। अब यह आँख के अंदर का सबसे पिछला परत है जो स्क्रीन की तरह काम करता है। यह प्रकाश को प्रतिबिंब में बदलकर ऑप्टिक नर्व्स को भेजता है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती हैं शंकु कोशिकाएं, कॉन्सेप्ट सेल। ये तेज़ रोशनी में काम करती है, यानी कि रोशनी बहुत तीव्र होती है तो हमारी शंकु कोशिकाएं कार्य करती हैं, और ये हमें रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। जबकि शलाकाएँ कोशिकाएं, जिसको रॉड शेप सेल कहा जाता है, ये जो होती हैं कम रोशनी में कार्य करती हैं, है ना। यानी कम रोशनी में इनका कार्य होता है वस्तुओं को देखने में मदद करना। केवल काले, सफ़ेद और ग्रे रंग को पहचानने में मदद करती हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है। तो ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो। यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स को दिखाया गया है। ऑप्टिक नर्व्स एक नर्व होता है जो रेटिना पे बनने वाले सिग्नल्स को, विद्युत आवेगों को कहाँ, हमारी ब्रेन तक ले जाता है, और फिर ब्रेन जो होता है उस चीज़ को रीड करके, है ना, हमारे ब्रेन पर एक इमेज तैयार करता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यह आँख से मस्तिष्क तक जुड़ी होती है, ठीक है, यानी कि रेटिना से मस्तिष्क तक जुड़ी होती है। ये रेटिना से प्राप्त सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। मस्तिष्क इन सिग्नलों को तस्वीरों में बदलता है, जिसे हम देख पाते हैं। अब बात करते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। तो जहाँ पर हमारी ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। उस भाग को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। यह रेटिना का वह हिस्सा होता है जहाँ ऑप्टिक नर्व्स जुड़ती है। यहाँ कोई भी फोटोसेंसिटिव कोशिकाएं नहीं होती, तो यहाँ पर कोई भी फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होती हैं। इस कारण अगर कोई लाइट यहाँ पर गिरती है तो उसका कोई प्रतिबिंब हमारी आँखों पर नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं कि मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले प्रकाश का प्रवेश होता है। प्रकाश जो होती है वो सबसे पहले कार्निया से होते हुए हमारी आँखों में प्रवेश करती है। फिर आइरिस और पुतली का कार्य, आइरिस जो होता है वो पुतली को नियंत्रित करता है, उसके आकार को छोटा या बड़ा करता है, जिसके कारण जो प्रकाश होती है वो हमारी पुतलियों के रास्ते हमारी, है ना, लेंस से होते हुए रेटिना पर गिरती है। अब लेंस का काम क्या होता है। लेंस का काम होता है कि पुतलियों से प्रवेश करने वाली प्रकाश को मोड़कर रेटिना पर केंद्रित कर देना। और रेटिना का काम क्या होता है। रेटिना का कार्य होता है कि उस प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलना। और फिर ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, ऑप्टिक नर्व्स इन सिग्नलों को मस्तिष्क तक ले जाता है, और मस्तिष्क जो होता है यही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है जो इन सिग्नलों को समझकर तस्वीर में बदल देता है। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जिसे आप ध्यान रखना कि शंकु कोशिकाएं जो होती हैं, है ना, रेटिना पर पाई जाती हैं। ये रंगों को पहचानने में मदद करती है, जैसे लाल, हरा, नीला। फिर बात करते हैं शलाका कोशिकाओं की, यानी कि रॉड शेप सेल की। इनका कार्य क्या होता है, कम रोशनी में काम करती है, जिससे हम रात में भी चीज़ों को देख पाते हैं। हमारा आइरिस जो है वो कैमरे का शटर है, जो हमारी पुतली को छोटा या बड़ा करके, है ना, आँखों की जो खिड़की होती है उसको खोलने या बंद करने का कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव, ठीक है। हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसका जो प्रभाव होता है ना, सेकंड के 16वें हिस्से तक ठहरता है वहाँ पर। इसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि का स्थायित्व या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं, ठीक है। वीडियो और सिनेमा में इसका उपयोग होता है। कैसे, तो यह गुण वीडियो और सिनेमा, ठीक है, सिनेमा और वीडियो को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब एक जैसे लेकिन थोड़े अलग अलग चित्रों को तेज़ी से एक के बाद एक दिखाया जाता है, लगभग 24 फ्रेम प्रति सेकंड,
तो हमारी आँखों को लगता है कि एक चलती हुई तस्वीर है जिसे हम वीडियो कहते हैं। तो एक्चुअली जो हम वीडियो देखते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, ठीक है। एक्चुअली वो वीडियो नहीं होता, वो लगातार चलता हुआ एक ही तरह का पिक्चर होता है ना, जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि वीडियो चल रही है या कोई वस्तु चल रही है। अब हम बात करते हैं आँखों की देखभाल। तो आँख जो है बहुत ही संवेदनशील होती है। इन्हें स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पढ़ाई के समय रोशनी पर ध्यान देना चाहिए, न तो बहुत तेज़ रोशनी में पढ़ें और न ही बहुत मंद रोशनी में पढ़ें। ऐसा करने से आँखों पर अतिरिक्त जोर पड़ता है और आँखें थक जाती हैं। तो इसलिए पढ़ाई करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, न तो हमें बहुत तेज़ रोशनी में पढ़ना है और न तो मंद रोशनी में पढ़ना है। चमकीली चीज़ों को सीधे ना देखें, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है ना, चमकीली चीज़ जैसे लेज़र लाइट को सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आंखों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। आंखों में कुछ जाने पर हमें क्या करना चाहिए, तो आंखों में कुछ जाने पर हमें उसे रगड़ना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे साफ़ पानी से धोकर, है ना, हम आराम प्राप्त कर सकें। तो आंखों में कोई समस्या होने पर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि आंखों में खुजली, जलन या कोई असुविधा या कोई बीमारी हो रही हो, है ना, तो तुरंत हमें ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलनी चाहिए, जिसे नेत्र विशेषज्ञ भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें अपनी आँखों की देखभाल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इस छोटे से टॉपिक की, जिसमें बताया गया है कि क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। अलग अलग जानवरों के जो नेत्र होते हैं वो अलग अलग आकृति के होते हैं। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं जो सहस्त्र छोटे नेत्रों से मिलकर बनी होती है, यानी कि तितली की आँख तो छोटी होती है लेकिन ये हजारों नेत्रों से मिलकर बनी होती है। यह केवल सामने अथवा पास में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकती है, यानी कि तितली जो है अपने आगे और पीछे सभी वस्तुओं को अपनी उन आँखों से देख सकती है। उल्लू रात में क्या होता है, भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी जैसे चील, गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार से देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है। तो उल्लू रात में क्यों देख पाता है, क्योंकि उसकी कॉर्निया बड़ी होती है, उसकी पुतली बड़ी होती है, ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसके अलावे, है ना, इसके साथ साथ इसकी रेटिना में क्या होती है, बड़ी संख्या में शलाकाएँ कोशिकाएँ होती हैं, यानी शलाकाएँ होती हैं, तथा केवल कुछ ही शंकु कोशिकाएँ होती हैं, यानी कि इसके पास रॉड शेप सेल ज़्यादा होता है, कॉन शेप सेल कम होता है, क्योंकि कॉन शेप जो होता है वो तीव्र प्रकाश में ज़्यादा काम करती है। और जो रॉड शेप होती है, ठीक है, बेलनाकार जो होती है, ये जनरली, है ना, कम प्रकाश पे कार्य ज़्यादा अच्छे से करती है, कम प्रकाश पर ज़्यादा अच्छे से कार्य करती है। अब इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक तथा शलाकाएँ कम होती हैं। अब दिन वाले में क्या होता है, ये ज़्यादा पाया जाता है ना, त्रिप्रकाश में काम करने वाली शंकु कोशिकाएँ ज़्यादा होती हैं, जबकि ये जो शलाकाएँ होती हैं उसमें कम पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं दृष्टि दोष की। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, तो दृष्टि दोष उन समस्याओं को कहते हैं जो आँखों से संबंधित होती है, जिसके कारण व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोगों को चश्मा लग जाता है ना, तो चश्मा क्यों लगता है, ये दृष्टि दोष ही तो है। अब दृष्टि दोष में भी हम पहले पढ़ते हैं निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष एक ऐसी दृष्टि दोष होती है जिसमें व्यक्ति को निकट की चीज़ें तो ठीक ठाक दिख जाती है, किंतु दूर की जो चीज़ें होती हैं उसको देखने में कठिनाई होती है। जैसे कि ये लड़की को आप देख रहे हो, ये लड़की जो है दूर के जहाज़ को स्पष्ट नहीं देख पा रही है, क्योंकि इसे क्या है, निकट दृष्टि दोष है। नाम तो है निकट दृष्टि दोष, बट निकट की चीज़ें ठीक ठाक दिख जाएंगी, दूर की चीज़ें ठीक ठाक से नहीं दिखती। तो इसका डेफिनेशन भी यही होगा कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं, देखिए इसके कारण दो कारण मेन है इसके। पहला, नेत्र गोलक का अत्यधिक लंबा हो जाना, ठीक है। जो नेत्र गोलक होता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, हो सकता है पहले जो नेत्र गोलक था वो इस पोजीशन पे रहा होगा, ठीक है नेत्र गोलक में रेटिना यहाँ रहा होगा तो ठीक ठाक यहाँ प्रतिबिंब बन रही थी। अब क्या हुआ, रेटिना जो है वो खिसक के पीछे चला गया, नेत्र गोलक की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई, जिसके कारण इमेज जो है वो, है ना, रेटिना से पहले ही बन रहा है। तो नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना, ठीक है। और दूसरा है जो है वो अधिक हो गई। और जो दूसरा कारण है ना, वो है लेंस की क्षमता का बढ़ जाना। यहाँ वक्रता नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर लेंस की क्षमता कर लीजिएगा, पावर, ठीक है, लेंस की पावर का बढ़ जाना। लाइट यानी कि लाइट की जो बेंडिंग कैपेबिलिटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। पहले कम थी तो ठीक ठाक रेटिना पर कट रही थी,
ठीक है, अब क्या हो गई, पावर बढ़ गई तो ये लाइट को ज़्यादा मोड़ दे रहा है, जिससे रेटिना से पहले ही इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है आपके पास, है ना। यहाँ पर निकट दृष्टि से पीड़ित एक आंख को दिखाया गया है जो दूर से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पा रहा है, रेटिना से पहले ही बना दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऐसे तो जो एक स्वस्थ आँख होता है उसकी जो दूरदृष्टि होती है वो अनंत होती है ना, वो अनंत तक की चीज़ों को देख सकता है। लेकिन जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसकी जो दूरदृष्टि है वो घट के क्या हो जाती है, कुछ दूरी तक सीमित हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं ये आँख जो है अनंत तक को नहीं देख पाता, है ना, अनंत से आने वाली चीज़ों को, दूरवर्ती वस्तुओं को नहीं देख पाता। एक लिमिट तक, मान लीजिए कि 4 मीटर 5 मीटर 10 मीटर तक वो ठीक ठाक दिखेगा और उसके बाद की चीज़ें उसको ठीक ठाक नहीं दिखेगी। तो मान लीजिए कि ये जो है यानी दूर बिंदु जो है वो अब कितनी हो गई, उसकी ऐप हो गई है। मतलब ऐप से बाहर की चीज़ें उसको धुंधली दिखेगी, इधर की चीज़ें कोई चीज़ होगी तो उसको धुंधली दिखेगी, लेकिन यहाँ के अंदर में जितनी भी चीज़ें होगी उसको वो साफ साफ दिखेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यहाँ ऐप पे रखी वस्तु का ठीक ठाक इमेज कहाँ बन जा रहा है, रेटिना पर बन रहा है ना, यानी कि अपने दूर बिंदु, उस आइज की जो दूर बिंदु है वहाँ तक को ठीक ठाक देख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो इसको सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जो हम चश्मा पहनते हैं लोग, एक्चुअली या तो वो उत्तल लेंस होता है या तो अवतल लेंस होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले केस में, दूर की वस्तु जब साफ नहीं दिखती तो लोगों को अवतल लेंस वाला चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, ये अवतल लेंस क्या करेगा कि अनंत पर रखी हुई वस्तु जो होगी उसका ठीक ठाक इमेज, है ना, उस मायोपिक आई की, है ना, उस मायोपिक आई की दूर बिंदु पर बना देगा, जिसके कारण, है ना, हमारी इस आँख को लगेगा कि वस्तु कहाँ पर है, ऐप पर रखा हुआ है, और फिर ये ऐप पे रखी वस्तु का ठीक ठाक इमेज कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए हमें अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है, या फिर यहाँ पर एक और तरीका है कि हम उसको लेजर सर्जरी से सही करवा दें। लेजर सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, इसको परमानेंट सुधारा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कॉनकेव लेंस ही यूज करते हैं, चश्मा पहनते हुए आपने लोगों को देखा होगा। ठीक है, अच्छा, इसका उदाहरण अगर आपसे पूछ दे तो देखिए, जिन विद्यार्थियों को दूर की ब्लैक बोर्ड या चार्ट देखने में कठिनाई होती है, अपनी नोटबुक वो ठीक ठाक देख लेता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखी चीज़ें, है ना, या थोड़ी दूर की वस्तु पर लिखी चीज़ों को ठीक ठाक नहीं पढ़ता है, तो उसे कौन सी दोष है, निकट दृष्टि दोष है। कौन सी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है उसे। अब बात करते हैं दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो होता है दूर की चीज़ों को ठीक ठाक देख लेता है, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को, जैसे कि बुक पढ़ना, पेपर पढ़ना, है ना, इन सब चीज़ों में उसे क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इसका डेफिनेशन भी यही बताया गया है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु निकट की वस्तुएं जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि जो एक सामान्य आँख होती है उसकी निकट बिंदु जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि सामान्य आँख जो होता है वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को, है ना, 25 सेंटीमीटर से अंदर आओगे तो धुंधली दिखेगी, तो 25 सेंटीमीटर और उससे बाहर तक की वस्तुओं को ठीक ठाक रेटिना पर बनाती है। इस केस में क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर के 25 सेंटीमीटर या उससे बाहर, थोड़ी बाहर वस्तु जो होगी वो धुंधली दिखाई देती है। इसका कारण क्या होता है, देखिए, इसका कारण होता है कि नेत्र गोलक का अत्यधिक छोटा हो जाना। ठीक है, यानी कि पहले जो था वो नेत्र गोलक कुछ इस पोजीशन पे था तो इमेज ठीक ठाक आई पे बन रही थी। अब क्या हुआ, किसी कारण से नेत्र गोलक जो है खिसक के आगे आ गया। ठीक है, किसी भी कारण से, कोई बीमारी के कारण या हो सकता है किसी भी कारण से, तो नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना। और दूसरा है लेंस की क्षमता, यहाँ वक्रता की जगह क्या होना चाहिए, क्षमता या पावर। ठीक है, क्षमता या पावर का कम हो जाना। अब लेंस की क्षमता जो थी पहले क्या थी कि इतनी थी कि वो बिल्कुल यहाँ पर मोड़ देता था, ज़्यादा मोड़ देता था तो बिल्कुल रेटिना पर गिरती थी। अब क्या हुआ, लेंस की क्षमता घट गई, लेंस अच्छे से लाइट को नहीं मोड़ पा रहा है, जिसके कारण कहाँ, पीछे के साइड पे जाकर इमेज बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जो निकट बिंदु होती है एक सामान्य आँख की वो 25 सेंटीमीटर होती है, व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर, है ना, के बाहर, मतलब लगभग 25 सेंटीमीटर से लेके मान लो 1 मीटर तक की चीज़ें धुंधली दिखने लगती है। मान लो कि 25 सेंटीमीटर सामान्य दूरी होती है, अब क्या हुआ कि ये 25 सेंटीमीटर से बढ़ करके ज़्यादा हो गया, 1 मीटर हो गया। कितना हो गया,
1 मीटर। आप देख सकते हो कि ये एक मायोपिक आई है जिसका निकट बिंदु जो है वो 25 नहीं रही, अब ये 25 सेंटीमीटर नहीं रही, ये मान लो कि कितनी हो गई 100 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई 100। तो अब क्या होगा कि आँख को इसके अंदर रखी कोई भी चीज़ साफ साफ नहीं दिखेगी, लेकिन इससे बाहर रखी चीज़ या यहाँ पर रखी चीज़ साफ साफ दिख जाएगी। दूर की वस्तु ठीक ठाक दिखेगी, सामने की वस्तु है ना जो उसकी निकट बिंदु अब हो चुकी है उसके अंदर की वस्तु ठीक ठाक दिखाई नहीं देगी। तो क्या होगा, तो इस केस में इस बीमारी को सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक उचित फोकस बिंदु वाले है ना उचित फोकस लेंथ वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। अब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, ये उत्तल लेंस क्या करेगा कि कोई वस्तु अगर यहाँ रखा हुआ है तो उसका ठीक ठाक इमेज कहाँ बना देगा, उस व्यक्ति के जो निकट बिंदु हो गई है वहाँ पर बना देगा, जिसके कारण हमारी इस आँख को लगेगा कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, एन डैश पे है ना, इस पोजीशन पे वस्तु रखा हुआ है और उसका ठीक ठाक इमेज कहाँ पर बन जाएगा, रेटिना पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसके सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर लेजर उपचार भी इसका एक विकल्प है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को बुक पढ़ने में दिक्कत होती है ना, बोर्ड का तो ठीक ठाक पढ़ लेगा लेकिन बुक का ठीक ठाक नहीं पढ़ पाता। तो देखिए अब जो अगली बीमारी है वो एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, किसी वस्तु की छवि जो होती है वो असमान और धुंधली दिखाई देती है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक साथ स्पष्ट नहीं दिखती है। जैसे अगर आप देखोगे तो जो नॉर्मल आई होता है ना वो कैसे पढ़ेगा, ए को कुछ इस तरीके से साफ सुथरा पढ़ेगा, लेकिन अगर एस्टिमेटिक आई है ठीक है तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा है ना, एक धुंधला सा ऐसा दिखाई देगा। तो इसके कारण क्या हैं, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो इसके कारण तो हमने पहले ही बताया है कि कॉर्निया या लेंस जो होते हैं वो अनियमित है ना वक्रता हो जाता है, यानी कि लेंस जो होता है ना, या तो वो बाईफोकल हो जाता है, उसके बहुत सारे फोकस हो जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया कि एक जगह यहाँ पे भी इमेज बना रहा है और यहाँ पे भी इमेज बना रहा है। और दूसरा जो होता है, जो कॉर्निया जो होता है वो अनियमित रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रूप से नहीं होता, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है ना, 2-4 इमेज बन जाती है एक ही कॉर्निया पे। ठीक है, तो यानी कि कॉर्निया लेंस जो होती है वो अनियमित वक्रता हो जाती है, प्रकाश किरणें कई बिंदुओं पर फोकस हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया है गया है, कई बिंदुओं पर ये फोकस हो गई है। ठीक है, अच्छा इसके सुधार के क्या हैं, तो इसके सुधार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट में सिलेंड्रिकल लेंस आएगी, उसका उपयोग करना पड़ेगा इसके सुधार के लिए। या कॉर्नियल सर्जरी एक विकल्प है कि हम अपनी कॉर्निया का ही क्या करा दें, ऑपरेशन करवा दें। ठीक है, लंबे समय तक है ना कंप्यूटर स्क्रीन देखने वाले लोग इस समस्या का अनुभव कर सकते हैं। और आप भी अगर ज़्यादा मोबाइल चलाते हो, ज़्यादा कंप्यूटर चलाते हो, ज़्यादा गेम खेलते हो तो देखना, एस्टिग्मेटिज्म से बच के रहना। अगर ये बीमारी हो गई तो है ना आपकी खूबसूरत आँखों के ऊपर सिलेंड्रिकल चश्मा लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयु संबंधी दृष्टि दोष, जिसको पर्स बाइपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तुओं को पढ़ने में कठिनाई होती है, साथ साथ दूर की वस्तुओं को भी पढ़ने में कठिनाई होती है, अक्सर 40 की उम्र के बाद आती है। ये क्यों होता है, जो हमारी सिलरी मसल्स जो होती है, हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो हमारी सिलरी मसल्स होती है ना, ये वाली मसल जो है ये सिलरी मसल्स, ठीक है, पश्चमापेशियाँ, ये क्या होती हैं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं। और जब इसमें कमज़ोरी आती है तो उसकी फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है सिलरी मसल्स की है ना वो कम हो जाती है। ठीक है, मांसपेशियों के कमज़ोर होने से क्या होती है, लेंस की फ्लैक्सिबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण से जनरली क्या होता है, पर्स बाइपिया होता है। इसके सुधार के लिए हमें बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा। बाईफोकल लेंस में नीचे के साइड क्या रहता है, उत्तल लेंस होता है, जो किताब पढ़ने के लिए या पेपर पढ़ने में यूज आ जाता है। और ऊपर के साइड पे क्या होता है, अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमें बाईफोकल द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करना पड़ेगा इस बीमारी के उपचार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया, सुधार के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव लेंस भी सहायक हो सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, समाचार पत्र पढ़ने में कठिनाई होती है ना, और साथ ही साथ कभी कभी दूर की चीज़ों को भी देखने में कठिनाई होती है। ये जनरली बुढ़ापे पे होता है ना, 40 साल के बाद लोगों में होता है। अगला है रंग अंधता है ना, कलर ब्लाइंडनेस। तो कुछ विशेष रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ खास रंगों को पहचानने में कठिनाई होती है, लाल और हरे रंग को समझने में ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो रंग अंधता की जो बीमारी मुझे है, तो इसका टेस्ट मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ।
अगर आप इस पेपर को ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो आपको रक्त अंधता नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि ये मेरे को दिख रहा है, ये क्या आपका, ये क्या है, 12 है, ठीक है। अच्छा, ये क्या मेरे को लग रहा है 8 है, पता नहीं क्या है। ये मेरे को 6 लग रहा है, पता नहीं सही है या गलत है, आप देख लेना क्योंकि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। ये मेरे को 70 लग रहा है, ठीक है। ये मेरे को 57 लग रहा है, पता नहीं सही है या गलत, ये मेरे को नहीं पता चल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये भी मेरे को नहीं पता चल रहा है, मेरे को 3 लग रहा है ऐसे, लेकिन एक्चुअली मुझे को नहीं पता ये क्या है। और ये तो शायद 15 लग रहा है, पता नहीं। देखो मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है एक्चुअली में, तो मैं अब नहीं बोल सकता, आप देख लेना। ये मेरे को 71 लग रहा है, पता नहीं शायद 71 है या नहीं, इसका तो मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आपको पता चल रहा है तो आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं है आपको, है ना। अच्छा, ये 6 लग रहा है मेरे को, और इसमें मेरे को पता नहीं चल रहा है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है। इसमें 4 तो ठीक ठाक दिख रहा है, इसके बारे में नहीं पता चल रहा है यहाँ क्या है, और यहाँ भी पता नहीं चल रहा। तो इस तरीके से आप अपना कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। यही है कलर ब्लाइंडनेस। अब ये कलर ब्लाइंडनेस क्यों होता है, तो रेटिना की जो शंकु कोशिकाओं में दोष होता है, यानी कि शंकु कोशिकाओं की कमी होती है ना। ये आनुवांशिक होता है, जन्म के साथ ही होता है, ठीक है। अगर आपकी आँखों में, है ना, कौन से सेल कम है तो आपको रंगों को पहचानने में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। इसका अस्थायी उपचार नहीं है, यानी कि कोई इलाज नहीं है। मैं चाहूँ कि इसका ऑपरेशन करा के या कुछ इस तरीके से इसको सही कर लूँ, नहीं हो पाएगा। अच्छा, विशेष रंगीन लेंस का उपयोग मदद कर सकता है, ठीक है। कुछ हद तक मदद हो सकता है, बट ऐसा भी नहीं कि इतना ज़्यादा परेशानी होता है इससे कि हमें, है ना, रंगों को नहीं पहचान सकते। पहचान लेते हैं भाई, कौन सा पीला है, कौन सा नीला है और कौन सा ब्लू है, पता चल जाता है। बस इस वाले टेस्ट में हो जाते हैं फेल, यहाँ पर नहीं हम पहचान पाएंगे, ठीक है। डिजिटल उपकरणों में फ़िल्टर का उपयोग करके भी इसको सही किया जा सकता है। अच्छा, ड्राइविंग करते समय ट्रैफिक सिग्नल के रंग को पहचानने में कठिनाई होती है, ऐसा नहीं मानते। रंग तो पता चल जाता है कि भैया आगे रेड है या ग्रीन है या येलो है, ठीक है। बट हो सकता है किसी को मेरे से ज़्यादा हो तो इस तरीके से हमने जितनी भी दृष्टि दोस्त थे उसको पढ़ लिया है। एक बार आप इसको रिवीजन कर लेंगे। अब हम लास्ट टॉपिक जो है ना, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, लास्ट टॉपिक जो हमारी है ना, विजुअल इम्पेयरमेंट, चाक्षुष विकृति। तो चाक्षुष विकृति का मतलब है कि वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की दृष्टि कमज़ोर हो जाती है या पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है ना। आंखें जो होती है या तो कमज़ोर हो जाती हैं या पूरी तरीके से अंधा ही हो जाता है व्यक्ति। इस स्थिति में व्यक्ति आंशिक रूप से या पूरी तरह से देखने में असमर्थ हो जाता है। यह समस्या जन्मजात भी हो सकती है और किसी दुर्घटना या बीमारी उम्र बढ़ने के साथ भी उत्पन्न हो सकती है। चाक्षुष विकृति से पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवन जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही उपकरण, शिक्षा और तकनीकी सहायता से इसे काफ़ी हद तक सरल बनाया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को, है ना, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों में लाइट कम जाती है। ये जो चाक्षुष विकृति जिनकी होती है, विजुअल इम्पेयरमेंट जिनका होता है, तो अगर वो आंशिक रूप से अंधे हैं तो उनको थोड़ा लाइट कम जाएगा, हल्का अंधेरा टाइप का दिखेगा, मतलब दिखेगा बट अंधेरे टाइप का। अगर वो परमानेंट अंधा है, ठीक है, परमानेंट अंधा हो चुका है, तब तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, उससे बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देगा, दुनिया ही नहीं दिखाई देगी। तो ये जो चाक्षुष विकृति जो होती है, आंशिक दृष्टिहीनता होती है और पूर्ण दृष्टिहीनता होती है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक में, है ना, पार्शियल ब्लाइंडनेस होता है, दूसरा कंप्लीट ब्लाइंडनेस होता है। अब पार्शियल ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसमें व्यक्ति को थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन स्पष्टता की कमी होती है, साफ सुथरा नहीं दिखती, दिख जाती है, साफ सुथरा नहीं दिखती। व्यक्ति को पास की रखी चीज़ें देखने में, पढ़ने में कठिनाई होती है। गहराई, रंग और दूरी का भी सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। इसका असर दैनिक जीवन की गतिविधियों जैसे पढ़ाई, गाड़ी चलाना या सामान्य काम काज पर पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण दृष्टिहीनता, कंप्लीट ब्लाइंडनेस। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से देखने में असमर्थ होता है, इसे टोटल विजुअल लॉस भी कहा जाता है ना। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पूरी तरह से, है ना, इंद्रियों, मतलब आँख से तो कुछ कर नहीं सकते, तो वो सुनेंगे, अपनी कानों से सुनकर, छूकर या गंध के द्वारा चीज़ों को पहचानते हैं। जीवन के हर पहलू में सहायता की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह चलने, रोड मार्केट जाना है तो दिक्कत, है ना, घर पे सीढ़ी से उतरना है तो दिक्कत, रोड क्रॉस करना है तो दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर इस पूर्ण दृष्टिहीनता वाले लोगों में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम ज़्यादा होती है ना, उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब देखिए, चाक्षुष विकृति जो होती है, इनके कारण क्या हैं, तो ये जन्मजात कारण से भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान ही बच्चों की आँखों का सही तरीके से विकास ना हो पाना, है ना, तो वो जन्म से भी अंधा हो सकता है। या आनुवांशिक बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ठीक है, ये एक बीमारी है
जिसमें क्या होती है, आंखें जो मतलब रेटिना जो होती है ना, उस पर सेल, लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते, है ना। तो फिर देखने में वो बंदा जो है या व्यक्ति जो है वो देख नहीं पाता, वो अंधा हो जाता है। आधारित कारण भी हो सकता है बाद में जन्म लेने के बाद उसको मोतियाबिंद हो गया हो, है ना, ग्लूकोमा हो गया हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसी बीमारी हो गई हो, चोट या संक्रमण के कारण भी आँखों का नुकसान पहुंचना किसी कारण से, है ना, रेटिना पर असर हो गया होगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व जो होती है किसी कारण से, है ना, उस पर नुकसान पहुंच जाता है, तो फिर, है ना, ये बीमारी हो सकती है ना। आँखों में रक्त संचार की कमी होने से भी, है ना, चाक्षुष विकृति होती है। उम्र संबंधी कारण होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आँखों की मांसपेशियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है ना। और मैक्युलर डिटर्जनेशन जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती है, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ठीक से दिखाई नहीं देती है। अब हम बात करते हैं चाक्षुष विकृति के प्रभाव क्या हैं। तो व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास, ठीक है, और निर्भरता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर व्यक्ति के पास आंखें नहीं होगी, है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं क्या होगा, डाउन हो जाएगा, है ना, वो खुद को थोड़ा हीन समझेंगे, है ना। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना कठिन हो सकता है, ठीक है, अगर वो किसी सामाजिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं। हालांकि बहुत ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर चाक्षुष विकृति होने के बाद भी, है ना, वो उन्होंने वो सब करके दिखाया है जो सबके लिए पॉसिबल, मतलब आँख वालों के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बट बहुत कम ही ऐसे रेयर लोग मिलते हैं इससे इतने हिम्मती। अच्छा, भावनात्मक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे लोगों में क्या हो सकता है, तनाव में आ सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य उनका बिगड़ सकता है ना। शैक्षिक प्रभाव क्या होगा, पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होगी, है ना। सीखने की जो प्रक्रिया होगी धीमी हो जाएगी, वो बुक नहीं पढ़ पाएंगे, केवल सुन के ही उनका काम होगा, है ना, छू के ही सारा काम होगा। नियमित कक्षाओं में पढ़ाई करना उनको मुश्किल हो जाएगा, जो हम आप स्कूल जा रहे हो वैसे स्कूल में ये नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, यहाँ पे उनको परेशानी होगी। फिर व्यावसायिक प्रभाव भी होगा, नौकरी करने की क्षमता सीमित हो सकती है। अब इनको नौकरी में भी दिक्कत आएगी, इनको कोई नौकरी भी नहीं देगा, है ना, ऐसे दृष्टिहीन लोगों को कोई जॉब नहीं मिलता। तो इसलिए सरकार जो होती है इनके लिए क्या कुछ कैटेगरी रिजर्व रखती है। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर कम होते हैं, है ना, प्राइवेट तो कंपनियां नौकरी देगी नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सहायक साधन तकनीकें क्या हैं। प्रकाशिक साधन, यह उपकरण आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं। जो आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोग हैं तो वहाँ पर हम लोग ऑप्टिकल डिवाइस यूज कर सकते हैं। इनसे वस्तुएं बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है ना। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास यूज किया जा सकता है, जैसे छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखा जाए। टेलीस्कोपिक डिवाइस यूज किया जा सकता है, दूर की चीज़ों को स्पष्ट देखने में मदद हो। और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन रीडर भी हो सकता है, जिसमें लिखित सामग्री को पढ़ने में सहायता करे। अब गैर प्रकाशिक साधन क्या है, जो नॉन ऑप्टिकल डिवाइस जो होती हैं, ये पूर्ण दृष्टिहीन लोगों के लिए होता है। इन उपकरणों का आधार अन्य इंद्रियां होती है, जैसे कि सुनकर या छूकर, है ना। इससे ये उस चीज़ को समझ सकता है। जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनी पीली उबड़ खाबड़ लाइनें जो होती हैं, ये बताने के लिए होती हैं कि मतलब ये किस रास्ते पर चलना है उन्हें, है ना। ये मतलब प्लेटफॉर्म से वो कहीं बाहर तो नहीं जा रहे हैं। फिर मुद्रा, है ना, जो मुद्रा या करेंसी जो होती है उसका जो उभरा हुआ भाग होता है उसको छू कर वो पता कर सकते हैं कि वो नोट कितने का है ना, 100 का है, 50 का है, 500 का है, ठीक है। अच्छा, घर और सार्वजनिक स्थानों में ब्रेल लिपि का उपयोग होता है। अब घर में कुछ पढ़ने के लिए, जैसे उनको बुक पढ़ने का मन है तो बुक तो वो पढ़ नहीं सकते, तो उसको छू कर वो, है ना, ब्रेल लिपि बोला जाता है इसको। वो कुछ उभरे हुए, है ना, शब्द होते हैं जिन्हें वो रीड करना सीखते हैं, ठीक है। इसको अब हम बात करते हैं लुई ब्रेल और उनकी खोज क्या थी। तो पहले लुई ब्रेल के बारे में समझ लें। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 809 को फ्रांस में हुआ था। मात्र 3 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो दी थी। उन्होंने 2824 में ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, जो आज दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है। अब ब्रेल लिपि की क्या विशेषताएं थी कि यह एक स्पर्श आधारित पढ़ाई थी। इसमें क्या होता था कि कुछ लेटर्स जो होते थे वो उभरे हुए होते थे, और जो अंधे लोग जो होते थे उनको सिखाया जाता था कि भाई इसको छू कर आप समझ जाओ कि ये ए है, ये बी है ना। इस तरह के लेटर्स जो हैं आप इसको समझ जाओ। इसमें अक्षर और संख्याओं को बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता था। प्रत्येक अक्षर में 6 बिंदुओं का उपयोग होता था, जो विभिन्न संयोजनों में होते थे।
इस प्रणाली में व्यक्ति स्पर्श के माध्यम से पढ़ और लिख सकता था। तो ब्रेल लिपि में व्यक्ति जो होते हैं, अंधे व्यक्ति जो होते हैं, स्पर्श के माध्यम से पढ़ और लिख सकते हैं। ब्रेल उपकरण में क्या आता है, ब्रेल स्लेट होता है कागज़ पर बिंदुओं को उकेरने के लिए, है ना। फिर स्टाइलस होता है जो ब्रेल अक्षर लिखने के लिए होता है, जो उस स्लेट पर चीज़ों को उभारने में मदद करता है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिस्प्ले जो कंप्यूटर और स्मार्टफोन से जुड़कर सामग्री को ब्रेल के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब चाक्षुष विकृति के लिए अन्य सहायक उपकरण क्या है, तो शैक्षिक सहायता दृष्टिहीनों के लिए विशेष स्कूल होता है। ठीक है, ब्रेल लिपि में किताबें उनके लिए लिखी जाती हैं। ऑडियो किताबें होती हैं जो शिक्षण सामग्री होती हैं, है ना, वो ऑडियो के रूप में होती हैं। तकनीकी सहायता क्या है, स्क्रीन रीडर जो कंप्यूटर और मोबाइल पर आधारित सामग्री को पढ़कर सुनाता है। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो बोलने के आधार पर कार्य करता है। जीपीएस उपकरण जो दिशा और स्थान बताने में मदद करता है। रोड पे चलते समय जो उनको दिक्कत होती है इस चीज़ के लिए उनके पास जीपीएस होता है जो उनको रास्ता बताता है। अब बात करते हैं सामाजिक और सरकारी सहायता क्या है, तो दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जागरूकता अभियान, है ना, चलाया जाता है कि उनको पढ़ने लिखने के लिए, है ना, सरकार जो मुहैया कराएगी, है ना, जो मुहैया कराया जाता है जो सुविधाएं उनके बारे में बताती है। फिर रोजगार प्रशिक्षण और स्वावलंबन कार्यक्रम होता है इनके लिए, इनको रोजगार के लिए सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है और फिर इनको, है ना, कार्य दिया जाता है। और सरकारी योजनाएं जैसे कि वित्तीय सहायता, है ना, इनको कुछ पैसे मिलते हैं सरकार से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं चाक्षुष विकृति से पीड़ित व्यक्ति के लिए जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन सही उपकरण, तकनीकी और जागरूकता से वह आत्मनिर्भर और सफल जीवन भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि आंखें चले जाने से उनकी जीवन समाप्त है, इसके बाद भी अगर वो साहस जुटा है तो, है ना, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लुई ब्रेल का योगदान दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए अमूल्य है। उनकी ब्रेल लिपि ने न केवल पढ़ाई लिखाई को संभव बनाया बल्कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को स्वतंत्र और स्वाभिमानी जीवन जीने की प्रेरणा भी दी। तो लुई ब्रेल जो खुद एक अंधे थे, उन्होंने कुछ ऐसी लिपि बना दी दृष्टिहीनों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित है। उस विकृति के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने और उनके लिए सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, वो सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र रूप से जीवन जी सके। यानी कि जब भी कोई नेत्रहीन व्यक्ति, अंधा व्यक्ति आपके सामने से गुजरे, उसका मजाक मत उड़ाइए, है ना, उसकी मदद करिए। अगर आप कैपेबल हैं, भगवान ने आपको आंखें दी हैं, उन्हें नहीं दी है, तो आप, है ना, आपके पास आंखें होकर भी आप अंधा मत बन जाना। उस समय उस व्यक्ति की थोड़ी मदद कर देना आप, ठीक है, ताकि उसे भी सम्मानपूर्वक और स्वतंत्र रूप से जीने का मौका मिले। चलिए, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। और यदि आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करोगे तो इससे मेरी हेल्प होगी, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।